परंतु इसके 93% में 93% है ना भाग के ही भूभाग, तो पशुओं की हानि होगी, है ना, पशु कम होगी, पशु की संख्या क्या होगी, कम होगी। ऐसे करके हवा में धरती पर नहीं रहेंगे आप लोग, ठीक है। चांद पर आदमी चल गया ना, अब चांद पे की जगह जरूरतें नहीं होगा। आप सब आप लोग जो है हवा पर यहाँ पे क्या उपजा सकते हैं, धान उपजा सकते हैं। ज़्यादा छगरी पटरू हो जाने के कारण से खाली उठा पुठा के इधर से उधर घसीट के लिख दीजिएगा तो नहीं होगा जी। हम लोग क्या है कि भू उपयोग देख चुके थे कि नहीं, भू उपयोग, भूमि का उपयोग कैसे करना है, भू संसाधन, भू उपयोग हम लोग देखे थे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। देखिए भू आकृति में क्या क्या है, देखिए कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जो है, भौतिक कारक मैंने जो भूमि का उपयोग है उसका उपयोग हम लोग किन किन कारणों से करते हैं, उसका भौतिक कारक क्या है कि किन किन कारणों से हम भौतिक उपयोग कर रहे हैं ये से। तो इसका कारण क्या है, भू आकृति, जलवायु, है ना, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपराएं, ये सब के अनुसार से भूमि का क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, देखिए भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है कि नहीं। ये तो पहले से हम रटते आ रहे हैं, है ना। इसका पूरा यदि देखा जाए तो क्या होता है, 32,87,263 वर्ग कितना लिखा है, 240। मतलब ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और उसको छोड़ो, अच्छा जहाँ पे कहीं कहीं हल्का फुल्का वो चेंज रहता है, लिखा हुआ रहता है, वैसा नहीं है। लेकिन 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर याद रहेगा ना जी, है ना। परंतु इसके 93% में 93% है ना भाग के ही भूभाग आंकड़े उपलब्ध हैं। लेकिन इसका कितना प्रतिशत हमारे पास उपलब्ध है, 93% ही उपलब्ध। कहाँ की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। पहले हम लोग बात किए हर एक जगह, समझे नहीं, कैसे खेती होता है, किस तरह से, किस पर्पज से यूज किया जाता है, नहीं किया जाता है। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है ना। कि मैंने जैसे पाकिस्तान और चीन के कारण से जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उसमें कितना किसका कब्जा है, ये उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं हुआ है। इस वजह से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं, मतलब कितना परसेंट यूज़ हो रहा है अभी, 93%, ठीक है। कितना परसेंट, 93%। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि इसके बाद अगला टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे, अगला टॉपिक नहीं, इसी में अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि क्या हुई है, कम हुई। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे। देखिए पशुधन की इतनी बड़ी भूमि में, जैसे कहने का तात्पर्य है कि इतना पशु पालन किया जाता है, तो इतनी बड़ी भूमि में जो है, इतनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या जो पशु की है, उसको चराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भूमि चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वही चीज़ बोला कि अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पहले ज़्यादा था लेकिन अब क्या हो गई, कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। इसका परिणाम क्या होगा कि मैंने चारा प्रॉपर ढंग से नहीं उपलब्ध हो रहा है तो पशुओं की हानि होगी, है ना, पशु कम होगी, पशु की संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और इसके क्या परिणाम होंगे, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। 2 या 3 वर्षों में क्या किया जाता है, 1 या 2 बार बोया जाता है। और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, माने कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया, मतलब इसका अर्थ क्या है कि 1 से अधिक बार बोना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो एक अधिक उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। इसको भी शामिल कर लेगा, जो प्रतिभूमि है उसको भी शामिल कर लेगा शुद्ध बोए गए क्षेत्र में, तो भी जो फसल उत्पादन करने के लिए है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 54% ही होगा कि कृषि होता है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। अब शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी अलग अलग राज्य में क्या है, अलग अलग है ना। कहीं ज़्यादा है तो कहीं क्या है, जैसे क्या दिया गया यहाँ देखिए,
पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। जानवे करते हैं उधर खेती एकदम अनाधुंध होता है, तो 80% भूमि पर क्या होती है? खेती होती है ना। परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। और ये सब जो राज्य है कुछ कुछ, वो सब राज्य में क्या होता है? 10% भी क्या होता है? कम क्षेत्र में क्या किया जाता है? बोया जाता है। बात समझे? एक दो एग्जाम्पल याद रखेंगे कि जैसे पंजाब है, हरियाणा है, इन जगहों पर क्या होता है? अधिक मात्रा में खेती होती है। इस वजह से इसमें 80% तक भूमि सिर्फ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? खेती के लिए, है ना। और यही पर यदि हम बात करें पूर्वी राज्य के बारे में, यानी कि मिजोरम हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सब चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। उधर कितना होता है? लगभग 10% से भी क्या होता है? कम होता है। यही बात है ये खेती का कि भारत में किस तरह से भूमि का क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है। आगे और थोड़ा सा दिया हुआ है, जान लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके? भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, कि भूमि निम्नीकरण में जो नुकसान हो रहा है उसको और उसका बचा कैसे सकते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए और क्या है, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति यानी कि 1952 में बना था। राष्ट्रीय वन नीति जो बना था वो कब बना था? ठीक है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है ना। वन के अंतर्गत जो है कितने प्रतिशत वांछित है? 33%, है ना। 33% जो है किसके लिए होता है? वांछित है वन के लिए, ठीक है। जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन के अंतर्गत जो है क्या है? क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही कम है, ठीक है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है ना। इस पर क्या करती है? वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर क्या करती है? निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा और कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। एक भाग क्या होता है? भूमि का जो उपयोग है, बहुत सारा क्षेत्र जैसे बंजर पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। अब जैसे इधर ले लीजिए स्टेडियम वगैरह, इधर यदि हम लोकल की बात करें ऐसे अपना समझने के लिए, तो इधर स्टेडियम वगैरह कुछ स्टेडियम के बाहर इधर उधर जमीन पड़ा हुआ कुछ का होता है, उधर पड़ा हुआ, बहुत दिन से पड़ा हुआ है ना जी। इधर इस क्षेत्र में ले लीजिए पड़ा हुआ है, इधर देखिए इधर इस क्षेत्र में क्या है? पड़ा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा ही नहीं। तो ये सब बंजर भूमि, ठीक है। दूसरा गैर कृषि मैंने ऐसे ऐसे जमीन है जिसमें कृषि नहीं होता है, दूसरा काम हो रहा है, ठीक है। मैंने खेती नहीं होता है, खेती के अलावा कोई दूसरा काम रहा, घर बना दिया उसमें कोई और मुर्गी पालन हो रहा है, पशुपालन हो रहा है, तो गैर कृषि। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टाने, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। बंजर भूमि में कौन कौन से चीज शामिल है? पहाड़ है, चट्टान है, सूखी क्षेत्र है, मरुस्थल है ना। ये सब सारा मरुस्थल में दोनों आ सकता है, सिद्ध मरुस्थल भी और क्या? उष्ण मरुस्थल भी, गर्म मरुस्थल है क्या? सूखा, बस सूखा क्षेत्र बोल सकते हैं। सूखा मैंने अलग हो गया और एकदम मरुस्थल मैंने अलग हो गया। सूखा मैंने जहाँ पे जैसे पानी वानी नहीं पड़ा है वो भी क्षेत्र अब सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई भूमि में बस्तियां। गैर कृषि में कौन कौन सी भूमि उपयोग होता है? देखिए गैर कृषि में ऐसे अपने समझ सकते हैं कि गैर कृषि में किस किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है। घर बना रहे हैं, बस्ती बसा हुआ है, उसमें कोनो फैक्ट्री खोल दिया गया है, उद्योग या धंधा, समझे ना, स्कूल वगैरह खुला हुआ है, तो ये सारा किस क्या है? गैर कृषि का काम। तो यही चीज़ यहाँ होगा। बस्तियाँ है, सड़क बन गए, रेल लाइन हो गया, उद्योग है, अपने फैक्ट्री हो गया, इत्यादि आते हैं। ये किस में आते हैं? गैर कृषि। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। और देखिए ये एकदम मैंने लंबा समय तक जितना मन करता उतना उपयोग कर रहे हैं भूमि का, जैसे मन करता वैसे उपयोग करते हैं, कोई लेना देना नहीं है। इसमें मन कर रहा उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, सो रहे हैं, घोलटा रहे हैं, सब कुछ एक कर रहे हैं, नहीं कर रहे, करते हैं ना जी। ऐसे प्लास्टिक खा पी के प्लास्टिक कितना फेंक दिए, कितना नुकसान पहुंचा दिए। तो निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का क्या हो रहा है? निम्नीकरण। और इसका संरक्षण करना क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। संरक्षण और क्या प्रबंधन की बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन उसका हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? अवहेलना कर रहे हैं। अवहेलना का मतलब क्या होता है? अनदेखा करना, है ना, अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, कि भूमि का निम्नीकरण, इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है ना,
कि भूमि का निम्नीकरण और संरक्षण की क्या उपाय है, इसमें आप लिख सकते हैं भूमि की निम्नीकरण क्या है, आए इसका संरक्षण का क्या उपाय है। तो भूमि आए क्या हुआ, तो निम्नीकरण क्या है, मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति जो है धीरे धीरे क्या हो जाना, कम हो जाना को ही क्या कहेंगे, भूमि निम्नीकरण कहेंगे, ठीक है। और उसका क्या बोलते हैं, बचाव संरक्षण। चलिए आगे देखते हैं कैसे बचाव कर सकते हैं। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। हमारे पूर्वज क्या करते आए, समझ में आ रहा है कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैंने यहीं से पता चला कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इतना दिमाग में बैठ गया ना कि इसका भूमि का नुकसान कैसे होता है ये, और उसका बचाएंगे हम कैसे। वो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। भावी पीढ़ी भी क्या करेगी, इसका उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। कितना प्रतिशत भाग, 95% भाग जो है किससे प्राप्त करते हैं, भूमि से। जैसे मान लीजिए कि मकान में किसकी आवश्यकता है, ईंट है, बालू है, पानी है, ठीक है, सीमेंट है, छड़ है, सब कहाँ से प्राप्त हो रहा है, भूमि से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, छड़ ने सब चीज़ तो यहीं से जी, तो 95% वैसे लिख दिया, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, कपड़े, भोजन, ये सारा चीज़ का लगभग कितना प्रतिशत बताया जा रहा है, 95%। अब जो कपड़ा मिलबे नहीं करेगा, तो खाना मिलबे नहीं करेगा, मकान रहेगा ही नहीं, आदमी जिंदा रहेगा, क्या लगता है मकान के बिना जिंदा रह जाएगा, ठंडा में 4 दिन में तो हवे लग जाएगा, गर्मी में अब गर्मी ले लीजिए, मकान नहीं है, कहाँ रहेगा आदमी। चलो ठीक है, तो पेड़ के यानी कि आवास, सिंपल सी बात क्या बोल सकते हैं, आवास, चलो घर बोल दिया छोड़ो, आवास जो है वो हमें प्राप्त होता है, वो किससे प्राप्त, जमीन से ही है ना। आप पेड़ के नीचे रहेंगे, यानी कि हम लोग स्थित है तो कहाँ पे, छोड़ो हटा। चलो ध्यान दो, हाँ समझ गया, मैं समझ गया, आप लोग खोज कर सकते हैं अपने, हवा में आप लोग जिंदा रहेंगे, ऐसे करके हवा में, धरती पर नहीं रहेंगे आप लोग, ठीक है। चांद पर आदमी चल गया ना, अब आप चांद पे की जगह जरूरत नहीं होगा, आप सब आप लोग जो है हवा पर यहाँ पे क्या उपजा सकते हैं, धान उपजा सकते हैं, ठीक है, खेती कर सकते हैं, और हवा में आप लोग क्या कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। इतनी आप लोग खोज करेंगे, उम्मीद है, ठीक है, खोज कीजिए। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, मानव के क्रियाकलाप के कारण से सिर्फ भूमि का निम्नीकरण नहीं है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। मैंने खाली जमीनवांग नुकसान कर देता तो वो सुधर ही हो सकता था, जमीनवांग जो सुधार सकता है वो करो नुकसान कर रहे हैं। मैंने पेड़ पौधा हो गया, पानी वानी, जितना सबको क्या कर रहे हैं, कहीं छोड़बे नहीं करेंगे, है ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, है ना। देखिए तो क्या हम लोग देख लिए कि बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी हम लोग क्या दे रहे हैं, बल दे रहे हैं ना, बल मिला है उसको नुकसान पहुंचाने में, पूरा कहीं कसर, कोई कसर नहीं छोड़े, है ना, पूरा कसर सब बाहर निकाल दे। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कितना है सर, 13 करोड़ हेक्टेयर जो है वो निम्नीकृत है ना। हेक्टेयर के बराबर क्या होता है ना, किलोमीटर स्क्वायर में, इसको बता के आना, निकाल लेना उसको इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 28% भूमि जो है वो क्या है, निम्नीकृत भूमि के क्या है अंतर्गत, मैंने 28%, ठीक है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, जल से क्या है, अपर्दित है 56%, और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। और शेष जो क्षेत्र है, जैसे इसमें जितना है ना 56% क्षेत्र जल अपर्दित और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है ना। जैसे जितना इसका 13 करोड़ हेक्टेयर है ना सर, इसका 28% जो है निम्नीकृत है, और 56% जो है वो क्या है, जल से अपर्दित है, ठीक है। और बाकी जो क्षेत्र है वो क्या है, लवणीय है और क्या है, क्षारीय, ठीक है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, है ना, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। मैंने कौन कौन ये सब जो कुरफायत कर पाया है, ये कौन कौन किया है ना, मानव का क्रियाकलाप का है, क्या क्या, वनोन्मूलन, है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो जंगल काट दिया, ठीक है। तो पहला
के कारण से इसे, अति पशुचारण, ज़्यादा से ज़्यादा पशुचारण के कारण से, खनन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इसके कारण से, इन सभी कारणों से भूमि का क्या हुआ है सर, निम्नीकरण हुआ है। तो किन कारणों से हुआ पता चला, भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण क्या कहते हैं, वैसी भूमि जिनका उपजाऊ शक्ति क्या होता है, जिसका उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकृत, निम्नीकृत, भूमि निम्नीकृत, भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण है ना, प्रमुख कारण वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, ये क्या है, मुख्य कारण है ना। नीचे लिखेंगे अब संरक्षण, अब क्या देखेंगे, संरक्षण, बचाव, कि उसको हम बचा कैसे सकते हैं, ऐसे तो नुकसान हो गया, ये सारे कारण से क्या हो गया, नुकसान है ना। आपको यदि पूछ देगा कि बताइए भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है ना, तो आप क्या लिखिएगा, भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित कारण है ना। पहला कारण लिखेंगे है ना ऐसे, पहला कारण क्या, वनोन्मूलन। अब वनोन्मूलन को हमको यदि डिस्क्राइब करना पूरा, यही 3 नंबर में पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, तो ये सवाल वो उतने रहेगा। अब यही 3 नंबर में पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, 3 नंबर पूछ देगा तो पहले लिख दो वनोन्मूलन, पहला नंबर वनोन्मूलन, उसको डिस्क्राइब कीजिए कि आज हमारे पास जितने भी जंगल है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ज़्यादातर लोग इसका जंगल का आदि टहनियों वगैरह का उपयोग करके अपना जीवन यापन करते तो अच्छा हो सकता था, लेकिन आज जंगल जाते हैं लोग और क्या करते हैं, पेड़ ही काट कर ले आते हैं, ठीक है। इस वजह से वनोन्मूलन अत्यधिक हो रही है ना, ऐसे लिख देंगे ठीक ठाक है कि नहीं अरे विद्यार्थी यथासंभव अपनी शब्दों में लिखे, लिख दीजिए अति पशुचारण, अति पशुचारण ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा छगरी पटरू हो जाने के कारण से है ना, ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, इसी वजह से भूमि क्या हो रहा है, निम्नीकरण। मैंने ऐसे मजाक में मत लीजिए, सीरियसली भी। अब छगरी पटरू की जगह पे छगरी पटरू नहीं, छगरी पटरू नहीं लिख रहा, वहाँ लिख दीजिएगा तो विद्या, हाँ ऊपर में लिखा हो रहा था, हाँ तो पशुचारण मैंने पशु कौन चरेगा, आदमी चरेगा वहाँ। जैसे देखिए चरने से क्या होता है कि घास है, जैसे मान लीजिए घास लगा हुआ, पहले से क्या लगा हुआ है, घास। अब घास लगा हुआ है तो घास लगा हुआ, उस चरने से उसका घास खत्म हो गया। अब पानी वानी पड़ेगा तो मिट्टी जो है ना वो सब बह जाएगा, तो उसका निम्नीकरण हो गया। उसको उपजाऊ मिट्टी जो होता है ऊपर में रहता है ना, पानी पड़ेगा तो बह गया, तो उपजाऊ मिट्टी खत्म हो गया, तो वो निम्नीकृत हो गया भूमि, ऐसे समझ रहे हो। देखिए इस तो ये हम लोग पढ़ लिए। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है ना, ऐसे खुला छोड़ दिया, खादान को खोद लिया और खुले छोड़ दिया, ठीक है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा खुला छोड़ देने बहुत नुकसान है, ठीक है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। वनोन्मूलन, अब जैसे ऊपर में यदि पेड़ है, ऊपर में क्या है, पेड़, और नीचे खनन कर दिए, ठीक है, तो एक समय आएगा कि सब दब जाएगा, तो वनोन्मूलन हो जाएगा, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। फिलहाल तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, फिलहाल तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं, और सब आदमी मर जाएगा, और कोरोना काल में सिलेंडर के लिए भीख मांग के लाएगा। चलिए तब मोदी की करते, मैं सांस ले छोड़ देते और तोड़े दे की करते, मैंने मोदी है क्या, मोदी है तो की करेगा वो, अपना सांस लेने छोड़ देंगे, दे देगा तो लो हमारा ऑक्सीजन के बदले तो। अच्छा ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। देख, खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का क्या रहा है, कारण बना है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अब देखिए यही उदाहरण है, उदाहरण वहाँ पे पशुचारण आप लिखिएगा, जो अति पशुचारण, तो अति पशुचारण को लिखें कि बहुत ज़्यादा पशु चराने के कारण से भूमि निम्नीकरण हुआ है, तो उसमें लिखेंगे जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण हुई है, जिस कारण से भूमि निम्नीकरण हुआ। यही से लंबा होगा जी, तब ने ऐसे ना 3 नंबर देगा जी, है ना। खाली उठा के इधर से उधर घसीट के लिख दीजिएगा तो नहीं होगा जी। हाँ हाँ, अपने हिसाब किताब से लिखिए,
अब देखिए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्य कारण है ना। ज्यादा सिंचाई के कारण से उधर क्या होता है, भूमि निम्नीकरण। उधर जो है ना, पंजाब वगैरह हम गेहूं लगाता है, एक ही बार सिंचाई किया तो हमको लगता है हो जाता है, पनिया होकर में डबरले रहता है। डबरले मैंने पूछता है जमा रहता है, तो सिमरन तोरा आया समझ, डबरले मैंने जमा रहता है। अच्छा, पहले नहीं समझ में आया था, बोले चलो अच्छा समझ में आ गया तो है। तो कैसे याद रहेगा, दिमाग रहेगा तो हो जाएगा, और दिमाग नहीं रहेगा तो नहीं होगा। बोले कैसे, चरवाहे जो है, चरवाहे अभी पढ़े थे, अभी 9th क्लास में चरवाहे उधर पढ़ रहा था, गुजरात में, महाराष्ट्र में उधर पढ़ रहा था, पंजाब, तो उधर क्या होगा। अब चरवाहा उधर है, चराता उधर है, तो निम्नीकरण किधर होगा, चरवाहा कारण से थोड़ा इधर झारखंड में। अच्छा, हाँ देखिए समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सब कहानी तरह से याद हो जाता है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती कि जब चरवाहे उधर है तो निम्नीकरण चरवाहे के कारण से, पशुचारण के कारण से क्या होता है, उधर ही नहीं होगा जी, उधर। अब दूसरी बात रह गया क्या कि पानी ज्यादा मात्रा में, नदी ज्यादा देख रहा होगा, पंजाब हरियाणा में उधर नदी ज्यादा है, तो अभी पानी के कारण से, अधिक सिंचाई के कारण से कहाँ होगा, राजस्थान में। नहीं ना होगा सर। तो ये हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, बात समझे, ये कहानी तरह से याद रख सकते हैं, समझ रहे हो। और फिर क्या है, और क्या, एक और चीज था कुछ, और एक कौन सी के लिए था, लेकिन मजा आ रहा है पढ़ने में आज। अब जैसे खनिज देखा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में खनिज ज्यादा है, तो खनन कहाँ करेगा जाके, जम्मू कश्मीर में। अरे यहाँ पे खनिज ज्यादा, खनन यही ना होगा है, तो वहां आदमी रहता कैसे, जिंदा नहीं है। देखिए आप, अति सिंचन से उत्पन्न, लिसन टू मी, ठीक है, यू डोंट हैव टू गो अनदर वे, इन अनदर वे, और बहुत दूसरे रास्ते में नहीं जाना है, और खास कर देख दबाइए तो अति सिंचन में उत्पन्न जलाक्रांतता क्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है ना। बहुत ज्यादा क्या होता है, अधिक सिंचाई करने के कारण से है ना, जल क्रांतता, क्रांतता मैंने क्या, जल की बहुत ज्यादा पानी मैंने हो जाने के कारण से भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है। इसकी में होता क्या है कि ज्यादा सिंचाई करने से अभी क्या होता है सर, आप देखे होंगे, ज्यादा यदि पानी भर ले रहा है तो फसल उसल रेड होने लगता होगा, देखे नहीं, देखे नहीं, देखिए तो तुम चल जाना बेल्डी, हल्का देख के आ जाना, क्योंकि पानी, जैसे गेहूं अभी लगाया तो गेहूं में ज़्यादा पानी जहाँ भर के रह जाता है वहाँ का फसल देखिएगा हल्का दब के रहेगा, है ना। और बाकी जैसे नॉर्मल पानी मिलता है वहाँ पे ठीक लहलहाता है। अब गेहूं तो काटने का थी कगार पे आ गया होगा, नहीं काटने कगार पे की काट दिया होगा, तो उसमें लवणता ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, लवणता ज़्यादा हो जाता है, और क्षारीयता क्या होता है, बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, खनिज प्रक्रियाओं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अब क्या कर रहा है, सीमेंट वगैरह बन रहा है, तो उसमें क्या है कि ऊपर की परत में जाके जम गया, उड़ उड़ के अगल बगल की जितने भी भूमि है उसमें जाके जम गया, बैठ गया। तो बैठ जाने से क्या होगा, उसकी परत पूरा पानी सोख नहीं सकता है, सीमेंट जम गया तो नहीं सोख सकता है जी उस तरह से, तो वो ऐसा में बहुत ज़्यादा समस्या होता है। ठीक है, जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, मतलब रुक जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाली अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा है। बहुत फैक्ट्री वगैरह से प्रवाहित हम लोग करते हैं, जो भी औद्योगिक जल निकास करते हैं, बाहर करते हैं, औद्योगिक का जो पानी है उसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं। उस अपशिष्ट पदार्थ से भूमि का क्या हुआ है, निम्नीकरण हुआ है, और जल क्या हुआ है, प्रदूषण हुआ है। समझे या नहीं समझे। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखिए, जो चीज़ यही चीज़ बढ़ रहा है उसी को कम करेंगे तो भूमि का क्या हो सकता है, भूमि निम्नीकरण का संरक्षण हो सकता है, बचाव हो सकता है। मैंने अति पशुचारण है तो अति पशुचारण को क्या करना है, कम करना है ना। मैंने पशुचारण को क्या करना है, कम करना है। फिर हम लोगों को क्या करना है, पशुचारण को कम करना, फिर खनन को प्रॉपर ढंग से कम कैसे होगा कि फसल ज़्यादा एक जगह पे घास वगैरह लगा दीजिए, उससे हम लोग कटाई उटाई करके उसको डाल सकते हैं, और सही तरीके से कीजिए पशुचारण, ने ऐसे वैसे हर एक जगह नहीं लगा देना है,
एक निश्चित रूप तरीक़ा से, और उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, आगे और पढ़ेंगे हालांकि, है ना। अभी जैसे मान लिया अपर्दन हो जाता है तो उसमें मेड़ बना दीजिए, तो चराएं, उसके बाद यदि पानी वानी पड़ा भी तो बहा के कहाँ लेके जाए, मेड़ बने बुझता है, हाँ, तो बना, तो वैसे है। देखिए, और ये अब लोग हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, मृदा संसाधन, मृदा संसाधन, और ये लास्ट टॉपिक है ना। आज चौथा क्लास है ना इसका, तीसरा है, तीसरा क्लास है आज, क्योंकि वीडियो से भी पता चल जाएगा ना, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डलाया है। हाँ, तक उर्वरक वगैरह डालने से निम्नीकरण तो होता ही है। अब जैसे उर्वरक डालना तो उन लोग का मजबूरी हो गया, किसान लोगों का, करेंगे तो करेंगे क्या, समस्या है ना भाई, है कि नहीं। तो मृदा संसाधन, क्या मृदा संसाधन, आज 2 टॉपिक हम लोग पढ़े, आज इतने रखिए। आप लोग क्वेश्चन वगैरह पूछा, टाइम लगा उसमें, ठीक है। तो हम लोग मृदा संसाधन अगले दिन पढ़ेंगे और ये अगले दिन ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास यही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।